नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, यहाँ हमारे उत्तराखंड जो BS नेगी जी की यहाँ पर उत्तराखंड सिंगल लाइनर नामक पुस्तक है। तो इसमें जितने भी यहाँ पर जो फैक्ट हैं या तथ्य हैं तो उन सभी को हम चैप्टर वाइज यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज यह हमारी जो सीरीज है तो इसकी यह चौथी वीडियो है, यानी इसका भाग 4 या इसको आप अध्याय 4 भी मान सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए कुछ यहाँ पर फैक्ट दिए गए हैं उन पर। और यह सीरीज जो हमारी सीरीज है तो यह रिवीजन सीरीज है। केवल यह जो आगामी यहाँ पर वीडियो जो हमारा एग्ज़ाम है उसके लिए और आने वाले हमारे यूगट प्लस या UKPSC के जो एग्ज़ाम है तो उसमें जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं तो सभी के लिए यह जो सीरीज महत्वपूर्ण सीरीज है तो यह रिवीजन के तौर पे काम आएंगे। तो इसमें ज़्यादा हम उनको विस्तृत रूप से उन पर चर्चा नहीं करेंगे। इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं सभी को हम यहाँ पर मोटा यहाँ पर रिवीजन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास। उत्तराखंड के इतिहास का क्रमबद्ध जो वृत्तांत हमें देखने को मिलता है वह मिलता है एटकिंसन द्वारा। तो एटकिंसन द्वारा यह लिखा गया है क्रमबद्ध यानी चरणबद्ध जो एक उस सीक्वेंस है जिसमें हम सबसे पहले प्रागैतिहासिक पढ़ते हैं, उसके बाद आद्यैतिहासिक पढ़ते हैं और फिर ऐतिहासिक पढ़ते हैं। सर्वप्रथम एटकिंसन द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। उत्तराखंड पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय यशवंत सिंह कठौच, यशोधर मटपाल, मदन मोहन जोशी, मदन भट्ट, शिव प्रसाद अबराल, KP नौटियाल आदि को जाता है। तो उत्तराखंड में फिर उसके बाद अन्य जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा यहाँ पर पुरातत्व की दिशा में आगे बढ़ते हैं और पुरातत्व से जुड़ी हुई चीज़ों को यहाँ पर इनके द्वारा अपनी पुस्तकों के माध्यम से यहाँ पर लोगों को बताया गया है। नेक्स्ट, हरिद्वार के बादराबाद में ताम्र उपकरण व मृद भांडों की खोज 1951 में यहाँ पर की जाती है। बादराबाद में या ऐतिहासिक काल से रिलेटेड यहाँ पर हमें मृद भांड और ताम्र उपकरण प्राप्त होते हैं। 1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा यहाँ पर हरिद्वार के बादराबाद से ही पाषाण उपकरण एवं मृद भांडों की खोज की जाती है। तो 1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा भी हरिद्वार के बादराबाद नामक स्थान से पाषाण कुछ उपकरण प्राप्त होते हैं, पत्थरों के बने हुए जो औजार हैं, और उसके अलावा मृद भांड यानी मिट्टी से बने हुए जो बर्तन थे वह भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो यह उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के बादराबाद से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, हरिद्वार को गिरवे रंग की सभ्यता का नगर भी कहा जाता है। तो हरिद्वार को गिरवे रंग की सभ्यता का नगर कहते हैं। और उसके बाद है उत्तराखंड में प्राप्त प्रस्तर उपकरण, स्कैपर्स, छेनी, कन्नी आदि, यानी जो पत्थर से बने हुए उपकरण हमें पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं, प्रस्तर यानी पत्थर। तो जिसमें स्कैपर्स, छेनी, कन्नी आदि विभिन्न प्रकार के यहाँ औजार देखने कुछ नुकीले टाइप से हैं, कुछ छेनी के जैसे हैं, कन्नी जैसे हैं, तो आदि विभिन्न प्रकार के यहाँ पर उपकरण प्राप्त होते। इतिहासकारों ने फ्लैग वर्ग में रखा है जो यहाँ पर आद्यैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, यानी जो आद्यैतिहासिक काल है उसमें यहाँ पर इनको रखा जाता है। नेक्स्ट है, हटवाल घोड़ा जो शैल चित्र है तो अल्मोड़ा जनपद से प्राप्त होता है और ठडुंगा शैल चित्र यहाँ पर उत्तरकाशी जनपद से प्राप्त होता है। वैसे तो जब हम शैल चित्रों के बारे में पढ़ते हैं तो अल्मोड़ा जिला सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार के यहाँ पर शैल चित्र प्राप्त होते हैं, जिसमें हम लाखू डियार के बारे में जानते हैं, फड़कानौली है और इसमें हटवाल घोड़ा नामक स्थान भी है। साथ ही ठडुंगा जो शैल चित्र हैं ये उत्तरकाशी जिले से हमें प्राप्त होते हैं। द्वारहाट में मुनियों के ढाई पर्वत पर यहाँ पर प्राचीन कालीन शैल चित्रों के कुछ अवशेष भी प्राप्त होते हैं। तो द्वारहाट से प्राप्त होते हैं। अल्मोड़ा में ही यह मुनियों के ढाई नामक पर्वत है जहाँ से कुछ प्राचीन कालीन शैल चित्र प्राप्त होते हैं। उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक हेनवुड को माना जाता है और इन्होंने 1856 में देवीधुरा से महापाषाण कालीन अवशेषों की खोज की थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पुरातत्व का जो जनक है वह हेनवुड को माना जाता है। इन्होंने 1856 में देवीधुरा से महापाषाण कालीन कुछ पुरावशेषों की खोज की थी सर्वप्रथम। नेक्स्ट, रामगंगा घाटी में हमें जो यहाँ पर रामगंगा घाटी है अल्मोड़ा से होकर यहाँ पर बहती है। साथ ही यहाँ पर नैनीताल का कुछ जो पश्चिमी रामगंगा नदी है हमारी, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसको हम बाद में जब हमारा गढ़वाल और कुमाऊं का जो यहाँ पर चंद और पंवार वंश है तो विभाजन रेखा भी बनती है, इसके आसपास युद्ध भी बहुत होते हैं। तो यह ऐतिहासिक दृष्टि के साथ साथ यहाँ पर वर्तमान में भी इसका काफ़ी महत्व है। तो यहाँ से ही पाषाणकालीन अवशेषों की खोज यशोधर
मठपाल द्वारा यहाँ पर की जाती है। इसके अलावा रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में कपमार्क्स यानी जो ओखली प्रकार के यहाँ पर हमें गड्ढे मिलते हैं, तो उनकी खोज यशोधर मठपाल ने की थी, जो कि यहाँ पर मेहरू उड़ियार रामगंगा घाटी में है। तो यहाँ पर रामगंगा घाटी के पास ही नौला ग्राम में कपमार्क्स यानी ओखलियों की खोज की जाती है यशोधर मठपाल द्वारा, और मेहरू उड़ियार भी रामगंगा घाटी में ही है। इसके अलावा कुमाऊं विश्वविद्यालय ने रानीखेत के पास धनगल गांव में 1998 में को एमपी जोशी और डीएस नेगी, तो एमपी जोशी और डीएस नेगी ने यहाँ के संरक्षण में उत्खनन होता है, कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा करवाया जाता है, और धनगल गांव में यहाँ कुमाऊं विश्वविद्यालय के यहाँ पर इन दोनों के नेतृत्व में उत्खनन करवाया जाता है। उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सर्वाधिक जो प्राचीन उपकरण है तो वह लौह फलक है। तो सर्वाधिक जो प्राचीन उपकरण क्या है, लौह फलक है। 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज नैनी पाताल 1999 को हुई, और साथ ही जो मंगोली शैलाश्रय है तो यह भी हमें नैनीताल जनपद से यहाँ पर प्राप्त होता है। 1986 अल्मोड़ा जनपद से भी एक ताम्र उपकरण की खोज की गई है 1986 में, और साथ ही मोरध्वज कोटद्वार का प्राचीन नाम भी है। उत्खनन का कार्य 1887 में एम मरखम द्वारा किया गया। तो 1887 में एम मरखम द्वारा मोरध्वज उत्खनन का कार्य किया जाता है। इसके अलावा 1919-20 में दयाराम साहनी ने उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन किया। तो दयाराम साहनी जी ने 1919-20 में यहाँ पर उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन करते हैं, और साथ ही 1921 में हड़प्पा संस्कृति के द्वारा खोज की जाती है। 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण कसार देवी शैलाश्रय से हमें प्राप्त होता है, और कसार देवी मंदिर यहाँ पर कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। तो यह भी अल्मोड़ा जनपद में है। यहीं से हमें विभिन्न शैलाश्रय और शैल चित्रों को देखने को मिलता है। बाड़वाला या जगत ग्राम में 4 अश्वमेध यज्ञ होने का यहाँ पर विवरण मिलता है, जिनमें गुप्तकालीन राजा शिव भवानी का भी जिक्र हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हरिपुर नामक पुरास्थल देहरादून जिले में स्थित है। बनकोट पिथौरागढ़ से 8 ताम्र पत्रों की खोज की गई है 1989 में, और कुछ जो विद्वान हैं इनको मानवाकृतियां भी मानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा चित्री धूसर मृदभांड। तो ऊपरी गंगा घाटी में हमें यहाँ पर ताम्र संस्कृत के पश्चात चित्री धूसर मृदभांड यानी मिट्टी के ऐसे बर्तन जिनमें यहाँ पर जिनको चित्रित किया गया है, और साथ ही जो वर्तमान में हमें दिखते हैं तो इस प्रकार से नहीं, वो मतलब पुराने बर्तन हैं जिसमें यहाँ पर जो मृदभांड हैं ये पुराने आकृतियों साथ चित्रित में चित्रण किया गया, इतना सुंदर तो नहीं रहते थे। तो क्योंकि उत्तराखंड के अलकनंदा घाटी के थापली श्रीनगर और यमुना घाटी के पुरोला से चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो अलकनंदा घाटी के थापली में और साथ ही यमुना घाटी के पुरोला से चित्रित धूसर मृदभांड हमें प्राप्त होते हैं। चित्र से बने हुए जो मृदभांड है, चित्रित मृदभांड हमें मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं। थापली और पुरोला से प्राप्त मृदभांडों पर काले रंग के अनेक प्रकार के चित्र हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें क्षैतिज और अनुलंब रेखाओं चित्रित हैं। इसके अलावा इतिहासकार बीबी लाल ने चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति को यहाँ पर महाभारत कालीन बताया है। तो उन्होंने कहा यह जो संस्कृति है, इस प्रकार के जो मिट्टी से बने हुए बर्तन हैं तो वह हमें महाभारत के आसपास टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति वाले स्थानों में घोड़े के अवशेष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। उत्तर भारत की तरह उत्तराखंड में भी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति को लौह युग के प्रचलन का श्रेय जाता है। कहते हैं उत्तराखंड में ही उत्तर भारत के जैसे जो हमारा नॉर्थ इंडिया है उसी की तरह यहाँ पर उत्तराखंड क्षेत्र में भी चित्रित धूसर जो मृदभांड है तो इसको लौह युग के प्रचलन का, कि इसी समय यहाँ पर लौह युग का प्रचलन भी शुरू होता है, उसका श्रेय भी जाता है। इसके बाद देखते हैं हम महाश्म संस्कृति। ऐसी संस्कृति जो पहाड़ों की तलहटी पर बसी हो महाश्म संस्कृति कही जाती है, यानी पहाड़ की जो तलहटी पर बसी है सबसे निचले स्थानों पर। तो महाश्म संस्कृत से संबंधित आकृतियां द्वाराट के
चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण से प्राप्त होती हैं। और साथ ही यहाँ पर 200 कपमार्क्स यानी ओखली की तरह 12 समांतर पंक्तियों में बने हुए यहाँ पर मिलते हैं हमें। तो यहाँ से 200 कपमार्क्स प्राप्त होते हैं। द्वारहाट मंदिर, चंद्रेश्वर। तो ऐतिहासिक दृष्टि से अल्मोड़ा जिले को आपने पकड़ के रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ ही महासम संस्कृतों के आकृतियों की खोज 1877 में रिवेट कार्नक द्वारा की जाती है। तो 1877 में यहाँ पर रिवेट कार्नक के द्वारा महासम संस्कृत की खोज की जाती है। और कपमार्क्स का संबंध महासम संस्कृत से है, यानी जो ये ओखली प्रकार के गड्ढे हमें देखने को मिलते हैं तो इनका संबंध महासम संस्कृत से बताया जाता है, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख यहाँ पर कार्नक ने किया था 1877 में रिवेट कार्नक द्वारा फिर इसकी खोज की जाती है। इसके बाद यहाँ पर MP जोशी ने कुमाऊं से प्राप्त महासम कालीन जो कपमार्क्स हैं तो 7 भागों में उनको विभाजित किया है, जिसमें टोंक व मूल्य जनजाति को महासम कालीन बताया गया है। तो टोंक और मूल्य जनजाति को महासम कालीन बताया कि उस समय यहाँ जनजाति यहाँ पर इनका अस्तित्व देखने को मिलता है। पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौलाग्राम से डॉक्टर यशोधर मठपाल ने 73 कपमार्क्स खोजे। तो कपमार्क्सों में रिवेट कार्नक, साथ ही यहाँ पर चंद्रेश्वर मंदिर से प्राप्त होते हैं। और 73 कपमार्क्स नौलाग्राम से पश्चिमी रामगंगा घाटी में ही है, डॉक्टर यशोधर मठपाल के द्वारा खोजे जाते हैं। इसके बाद देवीधुरा से कुछ कपमार्क्स MP जोशी के द्वारा खोजे जाते हैं। महेश्वर प्रसाद जोशी, गोपेश्वर के समीप मंडल और पश्चिमी नयार घाटी में गोवाड़ आदि स्थानों पर कपमार्क्स की खोज भी यशवंत कठोच के द्वारा की जाती है। शिष्ट महासम संस्कृत में पत्थर से बनी संरचना थी जो मकबरों के रूप में प्रयुक्त होती है। तो शिष्ट महासम संस्कृत में क्या थी? पत्थर से बनी संरचनाएं थी जो मकबरों के रूप में, जैसे मकबरे थे उस प्रकार से देखने को मिलती है। विशाल शिलाखंडों एवं चट्टानों से बनी ओखली प्रकार के उथले गड्ढे को पुरातत्व विज्ञान में कपमार्क्स कहते हैं। जैसे ओखली के गड्ढे होते हैं तो उन्हीं को यहाँ पर विज्ञान में कपमार्क्स कहा जाता है, उसी प्रकार के जो गड्ढे होते हैं। अब इसके बाद इसका दूसरा भाग है उत्तराखंड की पुरा प्रजातियां, यानी प्राचीन हमारी उत्तराखंड में रहने वाली प्रजातियों के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले है कोल प्रजाति। उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति को कोल माना जाता है। उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति को कोल माना जाता है और शिव प्रसाद डबराल चारण भी यही मानते हैं। कोल प्रजाति के लोग दिखने में भद्दे व कुरूप थे। पुरा साहित्यिक ग्रंथों में कोल प्रजाति को मुंड या सबर भी कहते हैं और एग्जाम में पूछा जा चुका है मुंड या सबर जाति कौन से, तो कोल को कहा जाता है। कोल प्रजाति में नाग पूजा के साथ यहाँ पर लिंग पूजा, वृक्ष पूजा यानी प्रकृति पूजा इनकी उसमें शामिल है। कुमार कुमारी प्रथा कोल प्रजाति में मिलती है और इस प्रथा में भूतांत्रिक प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे बोटियाओं में मिलता है। इसके अतिरिक्त कोलों में बहुविवाह प्रथा भी प्रचलित थी, तो इनमें एक से अधिक विवाह करने की प्रथा भी देखने को मिलती है और कुमार कुमारी प्रथा का संबंध भी कोल प्रजाति से है। साथ ही नेपाल में कोलीय गणतंत्र के शासन की जानकारी मिलती है नेपाल से। और शिव प्रसाद डबराल ने कोल या मुंड जाति को भारत या हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति माना है। ठीक है जी। इसके बाद आती है किरात। तो उत्तराखंड में माना जाता है पहले कोल आए, उसके बाद यहाँ पर किरात आते हैं। तो कोलों के बाद यहाँ पर उत्तराखंड में किरातों के आधिपत्य की जानकारी मिलती है, जिन्हें किन्नर या कीर भी कहा जाता है। तो किन्नर या कीर इनको कहा जाता है किरातों को। कोलों के बाद इनकी जानकारी मिलती है और स्कंद पुराण में इनको भिल्ल कहा गया है। तो इनकी भाषा यहाँ पर मुंडा एवं इनका जो मुख्य खाद्य है वह सत्तू था। तो यह ध्यान रखना है, मुंडा इनकी भाषा थी और मुख्य खाद्य सत्तू था और स्कंद पुराण में इनको भिल्ल कहा गया है। यह भ्रमणकारी पशुपालक व आखेटक जाति थी। उसी प्रकार से कोल भी देखने को मिलते हैं। महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था। तो उनके नेता ने शिव के झंडे के नीचे यहाँ पर अर्जुन से महाभारत में युद्ध किया था, जिसका वर्णन वन पर्व में हमें देखने को मिलता है। किरातों के साथ अर्जुन का यह युद्ध बिल्लव केदार नामक स्थान पर हुआ था, जिसे शिव प्रयाग भी कहते हैं। तो बिल्लव केदार में इनका युद्ध हुआ, जहाँ शिव प्रयाग, जिसको शिव प्रयाग भी कहते हैं। बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी और इसमें हिमालय क्षेत्र में किरातों के निवास की पुष्टि होती है कि यहाँ पर किरात लोग निवास करते थे। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किरातों का वर्णन मिलता है। ठीक है जी। वर्तमान में अस्कोट और डीडीहाट नामक स्थानों में किरातों के
वंशज भी रहते हैं। तो वर्तमान में अस्कोट और डीडीहाट में इनके वंशज निवास कर रहे हैं पिथौरागढ़ में। जॉर्ज गैरिसन ने किरातों को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति माना है। तो ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कि किस विद्वान के अनुसार कौन सी जाति यहाँ पर प्राचीन है उत्तराखंड में। तो जॉर्ज गैरिसन क्या मानते हैं कि हिमालय की प्राचीन जाति यहाँ पर क्या है, किरात है। लेकिन शिव प्रसाद डबराल और अन्य विद्वान क्या मानते हैं कि यहाँ पर जो सबसे प्राचीन जाति क्या है, कोल है। तो राहुल साकरतयन के ग्रंथ हिमालय परिचय में किरातों में संयुक्त परिवार प्रथा यानी संयुक्त परिवार जो है पाए जाते हैं, साथ ही पुनर्जन्म जादू टोना में विश्वास रखने का वर्णन मिलता है। तो राहुल साकरतयन की पुस्तक हिमालय जो परिचय है, तो उसमें एक तो इनका संयुक्त परिवार है, सभी लोग साथ मिलकर रहते हैं, साथ ही ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं कि दोबारा इंसान का जन्म होगा, साथ जादू टोना जो तंत्र मंत्र है उसमें यह विश्वास करते हैं। और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भी किरातों का वर्णन मिलता है। तो इंडिका में भी यहाँ पर किरातों का वर्णन देखने को मिलता है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर खस। किरातों के बाद उत्तराखंड में खसों की एंट्री होती है और खसों को यहाँ पर 1885 में शूद्र वर्ग में शामिल किया गया। तो शूद्र वर्ग में इनको शामिल किया गया 1885 में। महाभारत के सभा पर्व में ध्यान रखने हैं, 18 पर्व है महाभारत में, तो उसका जो सभा पर्व है तो उसके अनुसार खस लोग महाभारत में एक कौरवों की तरफ से युद्ध में प्रतिभाग करते हैं। राजशेखर की काव्य मीमांसा पुस्तक है। तो उस समय मध्य हिमालय के कार्तिकपुर नाग में खसाधिपति का राज्य था, यानी खस अधिपति का राज्य था, खस राजा का राज्य था। किसमें कहा गया, राजशेखर की काव्य मीमांसा में। व्रत संहिता में खसों को तंगा कहा गया है। ठीक है जी। घर जमाई प्रथा और पशुबलि प्रथा खसों में क्या है, प्रचलित हमें देखने को मिलती है। खसों की विधवा किसी भी पुरुष को अपने घर रख सकती, जिसे टिकवा कहते थे। तो इनमें टिकवा प्रथा का प्रचलन है, जिसमें विधवा किसी पुरुष को अन्य पुरुष को अपने घर में रख सकती है। झटेला, तो यह क्या थी, खसों में व्याप्त प्रथा थी, जिसमें कोई स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती थी और उसके पहले पति से जो उत्पन्न संतान थी उसको झटेला कहते थे। ठीक है जी। अब इसके अलावा यहाँ पर खस लोग अपने ज्येष्ठ पुत्रों को मंदिर में दान कर देते थे, जो देवदासी प्रथा कहा जाता था। और जेठू प्रथा में खसों के द्वारा ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया जाता है, जो बड़ा बेटा है उसको उत्तराधिकारी कहते हैं। इसको जेठू प्रथा कहते हैं खसों में। गढ़वाल और कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक जो प्रचार प्रसार है वह खसों के समय देखने को मिलता है। ठीक है जी। इसके बाद है शक जाति। शक पश्चिमी एशिया से आई हुई क्या थी, पशुपालक जाति थी। और राहुल साकरतयन के शक खस का ही अपभ्रंश है, यानी शक यहाँ पर खसों से ही निकले हैं। उत्तराखंड के अधिकांश जो सूर्य मंदिर हैं तो इस जाति के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इनके द्वारा जो सूर्य मंदिर है उनका निर्माण किया जाता है। इसके बाद है भोटांतिक सौका प्रजाति यानी भोटिया जनजाति। काली नदी घाटियों में रहने वाले जो प्रजाति है इसको सौका कहते हैं, जो एक व्यापारिक प्रजाति थी। और 1962 में भोटिया लोग क्या थे, तिब्बत से व्यापार करते थे। 1914 में तिब्बत और अंग्रेजों के बीच समझौता होता है और भोटी जाति को तिब्बत से व्यापार करने की छूट प्राप्त होती है। ठीक है जी। भोटांतिकों की अनेक उपजातियां हैं, विभिन्न उपजातियां, जिसमें गरब्याल, गुंजाल, मटोलिया, टोलिया, पांगदी, कुटियाल, दताल आदि देखने को मिलती हैं। भोटांतिक की उपजाति राठ या संगोत्रों में विभक्त थी। तो उनकी जो उपजातियां थी वह राठ या संगोत्र में विभक्त थी। और राठ को भोटिया लोग बिरादरी का सूचक मानते हैं, बिरादरी का सूचक मानते हैं किसको, राठ को, भोटिया लोग। तो ये इनकी जो जातियां थी क्या थी, ये राठ या संगोत्रों में थी। और आने वाले जो परिवारों के बीच वैवाहिक संबंध नहीं होते थे, यानी एक राठ या एक संगोत्र के बीच यहाँ पर जो विवाह आदि हैं यहाँ पर वह नहीं बनाए जाते थे। इसके बाद रंगबंग प्रथा थी, जो कि दारमा घाटी में रहने वाले भोटांतिकों में प्रचलित थी। भोटे लोग घोरमा देवता की पूजा वर्षा देवता के रूप में और घबला देवता की पूजा संपत्ति व्यापार के रूप में करते। यानी जो घोरमा देवता है वर्षा का देवता है और घबला देवता पूजा संपत्ति का व्यापार का देवता है। तो संपत्ति व्यापार का देवता है घबला देवता और घोरमा देवता है वर्षा का देवता। भोटांतिकों के समूह को स्थानीय भाषा में कुंच कहा जाता है। क्या कहते हैं, कुंच कहते हैं स्थानीय भाषा में भोटांतिकों का जो समूह होता है। और भोटिया उत्तराखंड के सबसे
यहाँ पर प्राचीन जनजातियों में से एक है। वर्तमान में इनका अस्तित्व बना हुआ है। इसके बाद हम उत्तराखंड के इतिहास की जो टाइम लाइन है, यानी उसका जो कालखंड है, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी के स्रोत, तो हमें 3 यहाँ पर कालखंड इसमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हमारा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत देखने को मिलते हैं। वैसे तो हर जो कालखंड है तो उसमें हमें 2 प्रकार के जो सोर्स हैं या स्रोत हैं वो देखने को मिलते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। तो लेकिन जो प्रागैतिहासिक काल है तो इसका मुख्य स्रोत क्या है, पुरातात्विक स्रोत है। आध्यात्मिक स्रोत का क्या है, दोनों स्रोत हैं, इसमें पुरातात्विक भी है और साहित्यिक भी है। लेकिन जब हम ऐतिहासिक काल में देखते हैं तो साहित्यिक स्रोत का ही हमें विकसित अवस्था में मिलते हैं, जिनमें प्रॉपर यहाँ पर जो राजा थे या शासक थे उनकी पूरी यहाँ पर जीवनी के बारे में हमें विभिन्न प्रकार के पुस्तकों में वर्णन मिलते हैं, यानी काफ़ी विकसित अवस्था में हो जाते हैं। जिसमें जैसे हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो हम शैल चित्रों के आधार पर उसका वर्णन करते हैं। थोड़ा बहुत हमें पुरातत्व से संबंधित कुछ यहाँ पर स्रोत प्राप्त होते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त, उसके आधार पर यहाँ पर उसका क्या है कि वर्णन किया जाता है इतिहासकारों द्वारा। लेकिन आध्यात्मिक काल और ऐतिहासिक काल में हमें जानकारी अधिक मिलती है, जिससे यहाँ पर पुरातत्व जो स्रोत अगर उसमें स्रोत प्राप्त होते हैं तो साक्ष्य और भी प्रमाणिक हो जाते हैं। अब इसके बाद बात करें आदि पूर्वज क्या थे। 2 समूह में रहते थे, रामाफिथेकस घने जंगलों में रहना और ऑस्ट्रेलोफिथेकस मैदान में रहने वाले, और विकसित होकर ये वर्तमान मानव में तब्दील हो गए। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में इस पर चर्चा करेंगे। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।